नमस्कार, स्वागत है ज़े पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। गुरुवार को क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है। मैच से पहले कंगारू ने माइंड गेम भी शुरू कर दिया है। इधर बिहार में सत्ता के फाइनल यानी विधानसभा चुनाव के पहले माइंड गेम शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत की है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने। वो नीतीश के खिलाफ कुछ ना बोलकर बहुत कुछ बोल रहे हैं। जेडीयू को ना उगलते बन रहा है ना ही निगलते। वहीं बीजेपी ऐसे अंपायर की भूमिका निभा रही है जो आउट की हर अपील पर उंगली उठा देता है। हालांकि क्रिकेट में डीआरएस का सिस्टम है। खैरियत है कि राजनीति में डीआरएस नहीं है, वरना विरोधियों के हर बयान के बाद नेता रिव्यू की अपील करते और अंपायर के सामने चुनौती पेश हो जाती। खैर, राजनीति में चुनौती से बड़ी क्रेडिट हो गई है। यही वजह है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच चुकी है। इस मामले में कोई डाल डाल है तो कोई पात पात। सब बिहार के विकास की बात वैसे ही कह रहे हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के विकास की बात कह रहा है। सच कहूं तो इस समय जो तत्परता दिखाई जा रही है वो पहले दिखाई गई होती तो आज बिहार के लोग उतने खुश होते जितने 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी की सेना और रांची के लोग थे। अगर भारत इस बार भी वर्ल्ड कप जीत जाता है तो तय है रांची में जश्न मनेगा, लेकिन रांची में लोगों का जश्न कितना लंबा चलेगा यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों को लग रहा है सदर अस्पताल में मेदांता की एंट्री हो जाने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो जाएंगी। डीएनए में आज खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। तो फिजाओं में इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप की खुमारी है। खिलाड़ियों की तरह सियासी दल भी अपनी अपनी फील्डिंग सजा रहे हैं। मंगलवार को मोतिहारी में लालू यादव ने कुछ इस तरह अपनी सियासी शख्सियत की गुगली फेंकी कि बयान के आलोक में जेडीयू का बल्ला चलाना आत्मघाती कदम होगा। इन हालातों में बीजेपी को फ्रंट फुट पर बैटिंग करने का मौका मिल गया है। लिहाजा साल के आखिर में होने वाले फाइनल मैच के पहले कोई भी बयान किसी भी दल के लिए नॉकआउट साबित हो सकता है। लालू के बयान पर बवाल, असमंजस में जेडीयू। लालू नीतीश पर बीजेपी का हमला तेज। कांग्रेस ने साधी चुप्पी। नीतीश के पार्टी का हम अभी दूसरा काम के हम खेल के चलाओ है ना। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। जेडीयू नेताओं को यह समझ नहीं आ रहा है कि कुछ बोले या नहीं। हालांकि इसी बीच कुछ नेता बोल भी रहे हैं और कुछ नेता बचाव की मुद्रा में खड़े हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतना क्षमता है कि वो अकेले भी गाड़ी चला सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यदि इस तरह से बात यदि है, अभी हमने सुना नहीं है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी में इतना क्षमता है कि वो जैसी भी सिचुएशन आएगी वो सिचुएशन को हमला करते हुए आगे निकल जाएंगे। अब आप लोग ही समीक्षा करिए कि ठेल के चल रहा है कि रेल के चल रहा है। ये भाजपा की भाषा आप लोग काहे बोल रहे हैं? लालू के बयान से जेडीयू के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या लालू को यह लगने लगा है कि नीतीश और बीजेपी एक हो सकते हैं, जैसा कि सोमवार को संघ की ओर से नसीहत आई थी। बहरहाल जेडीयू का कहना है कि लालू ने जो कहा ठीक है और जंग के बीच साथी बदलने का सवाल नहीं। मैं लालू जी से सहमत हूं। उनका जो विनोदी स्वभाव है वो कई रहस्य भी खोलता है। जंग के दौरान मित्र नहीं बदले जाते। हमारा आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन परमानेंट है, उसमें अब कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इधर आरजेडी का पूरा कुनबा लालू के समर्थन में उतर आया है। विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि लालू ने कुछ भी गलत नहीं कहा। लालू यादव जो कहते हैं, हमारे नेता हैं, उनके बातों में दम रहती है और आज सच्चाई है कि आरजेडी के बल पर ही सरकार चल रही है और कांग्रेस के बल पर सरकार चल रही है। उन्हें झूठ कहाँ कहा? कहीं झूठ तो बोला नहीं उन्होंने। दूसरी ओर नीतीश सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। इस पर हम किसी तरह का कमेंट करना उचित नहीं समझ। कैसे हम कर सकते हैं? अब उन्होंने क्या कहा है नहीं कहा है उन्हीं से पूछिए। बेहतर होगा उनसे पूछिए। जाहिर है इस मौके पर बीजेपी चुटकी ले रही है। नीतीश की पार्टी को धक्का देकर चलाने के लालू के बयान पर बीजेपी ने कुछ यूं बयान दिया है।
नहीं, लालू जी ने जो अभी कहा है कि बिहार में सही में रिमोट से तो लालू जी का ही आज राज है, इसमें लालू जी को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए उनको। लालू यादव के बयान ने बिहार के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। जेडीयू असमंजस की स्थिति में उसे बयान का न समर्थन करते बन रहा है, न ही विरोध। अगर समर्थन किया तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी, अगर विरोध किया तो लालू से दोस्ती टूटने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। तो आखिर किस दिशा में जा रही है बिहार की सियासत? सवाल यह है कि नीतीश सरकार को धक्का देकर चलाने की बात कहे लालू क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये कि नीतीश उन्हें इग्नोर करके नहीं चले, या लालू अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि साल 2014 के आखिर में समाजवादियों के विलय की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। कहा गया कि खरमास के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि खरमास बाद मांझी ने पेंच फंसा दिया। लगभग 1 महीने तक मांझी प्रकरण चला। मांझी प्रकरण के बाद कहा गया लालू की छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी के बाद इस दिशा में बढ़ा जाएगा। 27 फरवरी को लालू की बेटी की शादी भी हो गई, जिसके 1 महीने होने को है, लेकिन विलय पर कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। तो क्या यह माना जाए कि विलय पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है और लालू को एहसास हो गया है कि अगर विलय नहीं हुआ तो पार्टी को अकेले चुनाव में जाना पड़ सकता है, इसलिए अभी से ही अपनी जमीन को मजबूत किया जाए? ये हम लालू यादव के हालिया बयानों के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि कभी वे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा पर सवाल उठा रहे हैं तो कभी नीतीश की क्षमता पर। इस बीच खबर यह भी आई कि संघ ने बीजेपी को निर्देश दिया है कि वो नीतीश से नजदीकियां बढ़ाए और गठबंधन की संभावनाओं की तलाश करें। हालांकि ऐसे किसी खबर से जेडीयू और बीजेपी दोनों इनकार कर रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा सच मान भी लिया जाए तो लालू यादव की बेचैनी समझी जा सकती है, क्योंकि आरजेडी पिछले 10 साल से बिहार की सत्ता से बाहर है। लोकसभा में उसके मात्र 4 सांसद हैं और बिहार विधानसभा में मात्र 22 विधायक हैं। लालू के माई यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। लालू भी समझते हैं कि अगर बिहार की राजनीति में बने रहना है तो नीतीश का साथ जरूरी है, क्योंकि दोनों साथ आएंगे तो एक नए समीकरण का जन्म होगा जो बीजेपी को टक्कर देगा। लेकिन लालू के हालिया बयानों के बाद कहा जा सकता है वो ड्राइविंग सीट चाह रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो इस तरह का बयान भी दे रहे हैं। तो यहां सवाल यह भी उठता है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता इसे सामान्य बात क्यों बता रहे हैं? क्या जेडीयू ने लालू के सामने घुटने टेक दिए हैं और उन्हें कुछ भी बोलने की आजादी दे दी है, या बिहार के सत्ता में बने रहने के लिए वो लालू का सब कुछ सुनने को तैयार है? क्योंकि बिहार में नीतीश की सरकार लालू के समर्थन से चल रही है और आगे भी सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें लालू के समर्थन की जरूरत है। तो सवाल कई हैं और भी हम डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात यह भी होगी कि किस तरीके से केंद्र पर राजनीति हो रही है और क्रेडिट की होड़ मची हुई है। लौटते हैं। तमाम विरोधाभासी बयानों के बीच बिहार की राजनीति में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। नीतीश सरकार एक के बाद एक योजनाएं ला रही है। सीएम राज्य की जनता को करोड़ों अरबों की सौगात दे रहे हैं। वहीं बिहार की सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी केंद्र से बिहार के लिए योजना लाकर खुद की पीठ थपथपा रही है। हालांकि जेडीयू बीजेपी के इस पहल को समय की बर्बादी करार दे रहा है। देखिए, क्रेडिट लेने की मची होड़। तू डाल डाल, मैं पात पात। चुनावी साल में ये कैसी चाल? बिहार में अब तक आपने नीतीश सरकार और बीजेपी के बीच जुबानी जंग देखी होगी, लेकिन इन दिनों जुबानी जंग से ज्यादा खुद को जनता की उम्मीदों पर दूसरे से 20 साबित करने की होड़ मची हुई है। बीजेपी राज्य में सरकार से बाहर है, केंद्र में उसकी सरकार है और इसका वो फायदा लेने में जुटी हुई है। दिल्ली में सुशील मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की और बिहार के लिए बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, सड़क निर्माण, पावर प्लांट और रेल पुल निर्माण सहित कई मांगों को रखा। सुशील मोदी की माने तो वित्त मंत्री ने कई मांगों को मान लिया है।
एक तो हम लोगों ने 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार करने के लिए उनको बधाई दी, और दूसरा हम लोगों ने उनसे ये कहा कि BRGF का जो पैसा था, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बिहार को झारखंड से अलग होने के बाद स्पेशल पैकेज मिल रहा था, उसमें 12,000 करोड़ रुपया बिहार को 12वीं योजना में मिलना था और अभी 7,000 करोड़ रुपया बाकी है। अगर ये राशि नहीं मिलेगी तो गंगा ब्रिज का जो अप्रोच है, जो बरौनी बिजली कारखाने का जो आधुनिकीकरण करना है, ऐसे तमाम सड़कों का जो काम है, इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। और हम लोगों ने मांग किया था कि 7,000 करोड़ रुपया, तो उन्होंने इसका सकारात्मक जवाब दिया है। केंद्र से बिहार के लिए सुशील मोदी की मांग को जेडीयू तर्कहीन बता रहा है। उसका कहना है कि सुशील मोदी से पहले नीतीश कुमार ने ये सारी मांगे वित्त मंत्री के सामने रख दी हैं। ये बताना पड़ेगा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में बिहार को घाटा हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ कहा, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ऐसा कोई घाटा नहीं है। तो वहाँ क्या करने के लिए गए थे माननीय अरुण जेटली जी के यहाँ? माननीय नीतीश कुमार जी तो मिल लिए थे पार्लियामेंट में। माननीय अरुण जेटली जी ने कहा कि बिहार पुनर्गठन विधेयक के तहत जो तयशुदा प्रावधान है, उसमें बिहार में एक भरोसा है कि बिहार को मिलेगा। तो किस बात के लिए गए थे उन्होंने? विनय किस बात का? बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टियों को एक बार फिर जनता के दरबार में जाना है। शायद यही कारण है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। अब देखना है कि जनता नेताओं के इस बाउंसर को डक करती है या सीमा पार पहुंचाती है। ब्रिजमोहन पांडे, जी मीडिया, पटना। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। चुनाव में सफलता के लिए जितनी जोर आजमाइश नीतीश कुमार कर रहे हैं, उससे कम बीजेपी भी नहीं कर रही है। नीतीश से अलग होने के बाद बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने दम पर बहुमत लाए, लेकिन उसके इस राह में भी रोड़े कम नहीं है। पहले तो उसको नीतीश और लालू अगर दोनों साथ हो जाते हैं तो उनके साथ होने से जो समीकरण बनेगा उसे काटना होगा। उसके बाद चुनौती होगी बिहार में जातीय समीकरण को साधने की, क्योंकि यहां चुनाव के वक्त विकास का मुद्दा गौण हो जाता है और उस पर जातीय समीकरण हावी हो जाता है। अगर इन चुनौतियों का भी बीजेपी सामना कर लेती है तो सबसे बड़ी चुनौती होगी केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे विकास को जनता तक पहुंचाना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 40 में से 31 सीटों पर कामयाबी मिली, यानी बिहार की करीब 39% जनता ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया। वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी सबसे आगे रही, उसे 29.5% वोट मिले। मोदी कैबिनेट में बिहार से बीजेपी कोटे के 5 मंत्री भी हैं। कृषि जैसा अहम मंत्रालय बिहार के राधा मोहन सिंह के पास है। ऐसे में अगर बिहार में केंद्र काम नहीं करता है तो यह बीजेपी के खिलाफ जाएगा और तय है विरोधी इसे मुद्दा बनाएंगे। यही वजह है कि बीजेपी लगातार बोल रही है, वो केंद्र से बिहार का हक मान रही है और जेडीयू पर दबाव बना रही है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार हम ये भी आपको बताएंगे कि कैसे रांची के जो लोग हैं वो थोड़ा सा डर रहे हैं। क्यों? छोटा सा ब्रेक। चलिए अब रुख कर लेते हैं झारखंड का। झारखंड की रघुवर सरकार रांची सदर अस्पताल का संचालन मेदांता हॉस्पिटल को देने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो चुका है। देख लीजिए। झारखंड में सरकारी स्वास्थ्य सेवा को निजी हाथों में देने की शुरुआत हो गई है। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान मेदांता की एंट्री इस बात का सबूत है। अगर सरकार अपनी भावी योजना को धरातल पर उतारने में सफल रही तो रांची सदर अस्पताल का सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग मेदांता के हाथों में होगा। सरकार की इस पहल पर सिविल सर्जन खुशी नहीं बेचारगी जता रहे हैं। अभी जो है सो हमारा सुपर स्पेशलिटी में एक रिम्स है, उसके अलावा सरकार अपना पॉलिसी डिसाइड कर रही है कि भाई हम और क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो सरकार का मैटर है। मेदांता के संचालक डॉक्टर नरेश तिरहन अपनी टीम के साथ रांची सदर अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। सरकार भी मेदांता को सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग देने के लिए पलके बिछाए बैठी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कुछ डॉक्टर और उनसे जुड़े यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं। इसको टोटली इग्नोर करता हूं बात को। सरकार ने जो समस्या ये पीपी मोड़ पर चढ़ाने की लाई है, मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं
कि वो सारी व्यवस्थाएं जो हमारे ये सदर अस्पताल में हो रही हैं, जो अभी सदर अस्पताल टोटल व्यवस्था कर रही है, और खास करके वो वर्ग जो गरीब तबका है, वो आज के डेट में अभी के व्यवस्था से ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसका बेनिफिट ले रहा है। सरकार के फैसले का विरोध कर रहे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बगैर टेंडर सरकार ने सदर अस्पताल की बिल्डिंग को मेदांता को देने का फैसला कैसे कर लिया। सदर अस्पताल मेदांता को देने की इच्छा है लोगों की, और वो भी नॉमिनेट करके, नो टेंडर। सब आज प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पर केस चल रहा है कोल आवंटन का, बिकॉज उन्होंने टेंडर नहीं किया, और ये महाराज लोग बिना टेंडर के नॉमिनेट करके दे रहे हैं, तो ये लोग भी तो जेल जाएंगे। सदर अस्पताल को स्वास्थ्य व्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। ऐसे में जब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो रही है तो डर है सरकार भविष्य में स्वास्थ्य सेवा निजी हाथों में ना सौंप दे। अगर ऐसा होता है तो गरीबों को इलाज करा पाना मुश्किल हो जाएगा। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। आइए एक नजर डाल लेते हैं सदर अस्पताल स्थित सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग से जुड़े कुछ खास बातों पर। साल 2008 में अस्पताल निर्माण का कार्य शुरू हुआ। साल 2011 में 144 करोड़ रुपए की लागत से भवन तैयार हुआ। 31 मई 2013 को टेंडर का ड्राफ्ट फाइनल हुआ। 21 जून 2013 प्री बिड मीटिंग हुई। 29 जनवरी 2014 को टेंडर की शर्तों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। निविदा की अंतिम तिथि 10 मार्च 2014 टेक्निकल बिड खुलना था, पर स्थगित 20 मार्च 2014 को निविदा खोली गई। 6 मई 2014 को टेक्निकल बिड खोलकर सफल निवेशकों को बताया गया। 8 मई 2014 को फाइनेंशियल बिड खोले जाने की सूचना मिली। वहीं 7 मई 2014 को ही निविदा खोला जाना था, लेकिन स्थगित हो गया। मामला टलता देख आईएफसी के निदेशक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। 29 मई को आईएफसी के लोग बात करने रांची भी पहुंचे। 29 मई को ही निविदा रद्द भी कर दी गई। मेदांता अकेली पार्टी होने के नाते उसे अस्पताल नहीं दिया गया। अक्टूबर 2014 में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई। नई सरकार अस्पताल शुरू करने को लेकर गंभीर हुई। आईएफसी से वार्ता भी शुरू हुई। 22 मार्च को मेदांता के संचालक डॉक्टर नरेश तिरेहन रांची पहुंचे। यानी कुछ इस तरह झारखंड में मेदांता की एंट्री होती है। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। पक्ष लेने वाले लोगों के अपने तर्क हैं और विरोध करने वाले लोगों के अपने हैं। लेकिन जिस तरह के मेदांता के आगमन के लिए मैदान तैयार किया गया है, उससे साफ है कि झारखंड में आने वाले वक्त में स्वास्थ्य सेक्टर में कुछ और बड़ी पार्टियां एंट्री मार सकती हैं। और शायद यही वजह है कि आम लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन होने से महंगा हो सकता है स्वास्थ्य सेवा। फिलहाल आज के लिए डीएनए में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।